Hello, welcome back to another session with another chapter of biology. मेरा नाम रफत है और आज हम एक नया चैप्टर करेंगे ऑफ क्लास 10th विच इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑफ बायोलॉजी। और अगर नए हैं तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि हमारे पास अगर आप नीट एस्पिरेंट और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बैचेस हैं फॉर नीट एस्पिरेंट ऑफ 2026 जो कि 1 ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ऑल्सो फॉर 2027 जिनको जो अभी 11th में होंगे और 2027 में देंगे। बात करते हैं पहले 1 ईयर प्रोग्राम की। वो क्या है हमारा नीट स्प्रिंट 1 ईयर प्रोग्राम। इस 1 ईयर प्रोग्राम में हम क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज की जो करिकुलम है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको सबको पता है नीट में जूलॉजी एंड बॉटनी बायोफिकेशन हो जाता है। वो सारी चीजें अप टू द मार्क विच इज द सिलेबस जो कि नीट का सिलेबस है उसके हिसाब से प्लान्ड करिकुलम किया गया है। नेक्स्ट थिंग एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी बेस्ड चीजें रखी हैं जहां नेसेसरी है और जहां बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना है वो भी। थर्ड, ये क्लासेस लाइव चलती हैं और आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और फायदा क्या है लाइव क्लासेस का कि आपके जो भी डाउट होंगे वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाते हैं। आप इंटरैक्ट कर सकते हैं हमसे। जो भी आपके पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम्स हैं या पर्सनल डाउट्स हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं एज अ गाइडेंट या मेंटोरशिप के तौर पे भी वी कैन गाइड यू। नेक्स्ट थिंग कि अगर आप इन लाइव लेक्चर्स को नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं बाय ड्यू टू एनी रीजन तो आप इनका रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, साथ में स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट और फैसिलिटीज क्या है और ये है कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें तो उसके लिए हर 15 डेज पे टेस्ट होगा। टेस्ट का पैटर्न एग्जैक्टली नीट जैसा होगा, मार्किंग स्केल नीट जैसी होगी जिसमें क्या होगा कि आपके 45 क्वेश्चन बॉटनी के होते हैं, 45 जूलॉजी के होते हैं, 45 केमिस्ट्री, फिजिक्स, सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन पेपर बनेगा ताकि आप उस पैटर्न के यूज टू हो जाए। नेक्स्ट थिंग कैसे आंसर करनी है एंड ऑल्सो यू गेट स्कोर्स। आपको स्कोर्स मिलते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको और कितना बेटर करना है। ये एक तो चैप्टर वाइज होता है तो आपका वो चैप्टर कितना अप टू डेट है ये आप आइडिया लगा पाते हैं। ठीक, आपका स्कोर कार्ड AI ड्रिवन होता है। AI ड्रिवन मतलब सारी चीजें आपकी खामियां कहाँ पे गलती की, कितना मार्क्स डिडक्ट हुआ है, कौन सा आंसर गलत हुआ है, यू विल गेट एवरीथिंग। तो नीट स्प्रिंट नाम से फॉर 1 ईयर प्रोग्राम जो नेक्स्ट ईयर देने वाले 2026 में। नीट पिनाकल 2 ईयर प्रोग्राम है हमारा जो बच्चे अभी 11th में है और 11 12 दोनों के लिए हैं हमारे साथ। तो वो नीट पिनाकल नाम से है। इस नीट पिनाकल में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो एवरीथिंग जो हम 1 ईयर प्रोग्राम में दे रहे हैं कि आपका सिलेबस जो होगा वो नीट सेंट्रिक होगा। मतलब नीट सेंट्रिक का मतलब सिलेबस नीट बेसिस पे होगा। और अगर आप नीट और बोर्ड के सिलेबस को कंपेयर करें क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि हमारा तो पहले 12th होगा, पहले बोर्ड होगा ना उसके बाद नीट होगा, तो बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड और नीट का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका बोर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, तो और लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी हमारी और आपकी क्या गलतियां होती हैं यूजुअली क्योंकि 11 12 दोनों हमारे साथ करेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव आंसर बोर्ड में लिखने वाले हैं तो उसकी गाइडेंसशिप भी हम आपको दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हैं। अगर लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर 15 डेज पे टेस्ट ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें, आप अपने आप को जज कर सकें कि आपको कितनी और मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट में करनी है, फिजिक्स में करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, बायो में करनी है, किस में करनी है। तो यू विल एबल टू जज योर सेल्फ। ठीक, अब ये बैचेस आपको कहाँ मिलेंगे? ये बैचेस हमारी वेबसाइट विच इज klc.live klc.live वेबसाइट है हमारी, वहाँ पे मिलेंगे। फ्रंट विंडो में बैचेस दिखेंगे आपको नीट स्पिरिट ऑफ पिनाकल नाम से। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिलती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नाउ इन बैचेस की प्राइसिंग क्या है? जो नीट स्प्रिंट है जो 1 ईयर प्रोग्राम है वो 6000 के आसपास का है और जो 2 ईयर है वो 7000 के आसपास है। आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उन बैचेस को विद द रेफरल कोड ऑफ माइन, मेरे रेफरल कोड को यूज करके अगर आप करेंगे तो आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। कोड क्या है? रफत 50 RAFAT 50 मतलब 50% डिस्काउंट हो जाएगा। कोई भी आप बैच लेते हैं चाहे वो 1 ईयर 2 ईयर एनी बैच
50% डिस्काउंट होने के बाद सिर्फ आपको कितना पेमेंट करना है, 3145 फॉर 1 ईयर एंड फॉर 2 ईयर इट इज 3700। दोनों ही बैचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं एंड यू विल एक्सेल एंड यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स, यू विल इम्प्रूव एंड यू विल गेन गुड मार्क्स। तो डू ज्वाइन आवर बैचेस। नाउ कमिंग बैक टू द सेशन कि हमारा चैप्टर जो था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे को जन्म देता है। रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स यंग वन, अपने ही जैसे को जन्म देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या, जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है? नो, इट इज नॉट अ लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस, यू कैन लिव विदाउट रिप्रोडक्शन बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। बट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि विदाउट रिप्रोडक्शन इतने सारे टैबूज हैं, पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल और सोसाइटी पीपल डू नॉट एक्सेप्ट, जिनके चिल्ड्रंस नहीं होते हैं, वो इसलिए टू कंटिन्यूटी द ह्यूमन रेस, अपनी स्पीशीज या अपनी पीढ़ी जिसे कहते हैं वो कंटिन्यू रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। सपोज किसी कपल के चाइल्ड नहीं है तो वो क्या है, एक डेथ क्या है, निश्चित है। कपल के डेथ के बाद उसका हायरार्की या क्या बोलते हैं, कोई ओनरशिप नहीं है, तो वहीं पे उनकी पीढ़ी खत्म हो जाती है। तो टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन काइंड, रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, नॉट फॉर ह्यूमन ओनली, फॉर एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीवन, ठीक है, जितने भी लिविंग हैं उनकी पीढ़ी चलती रहे, वो एक्सटेंट ना हो जाए, उसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लिविंग बीइंग्स सिमिलर टू देमसेल्फ, उनके ही, मैंने अपने बोला अपने ही जैसे को जन्म देना। अपने ही जैसे को मतलब क्या है कि अगर एक कैट है तो वो एक किटन को ही जन्म देगी, एक पपी या डॉग को जन्म नहीं देगी। एक एलिफेंट है तो वो बेबी एलिफेंट को ही जन्म देगी, लॉयन को जन्म नहीं देगी, ठीक है। तो उन्हीं के जैसा सिमिलर को पैदा करना। 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो 2 मेथड हैं जिनसे हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे प्रोड्यूस कर सकता है, एक है सेक्सुअल, दूसरा है एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। अब जानते हैं मेथड्स या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास कितने हैं, 2, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक। उससे पहले जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है या इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है। पहले तो वेरिएशन का मतलब क्या है वो लिख लो। वेरिएशन मतलब चेंजेस, वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंजेस, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक डॉग है वो पपी को जन्म देता है तो वो जो पपी पैदा हुआ है, बच्चा, चाइल्ड ऑफ अ डॉग, ठीक, वो एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए अगर डॉग का फर कलर ब्राउन था तो पपी का ब्राउन एंड वाइट है, मिक्स्ड अप है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो ये क्या है, चेंज आया है उसमें, ठीक। सेम विद कैट, कैट में क्या होता है, कभी कभी आई कलर चेंज होता है, फर कलर चेंज जाता है, तो ये भी क्या है, चेंजेस हैं। तो रिप्रोडक्शन के बाद जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट पेरेंट जैसे नहीं होते हैं, स्लाइट चेंजेस होते हैं और उन्हीं स्लाइट चेंजेस को कहते हैं वेरिएशन, ठीक। अब वेरिएशन आना क्यों जरूरी है, ये है सवाल कि रिप्रोडक्शन में क्यों वेरिएशन ला रहे हैं, क्यों एग्जैक्ट ह्यूमंस या जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने जैसे को जन्म दे रहा है वो एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं बना रहा है, चेंजेस क्यों लेके आ रहा है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड ग्रेट स्कोप फॉर वेरिएशन। तो अभी हमने 2 मेथड जाने, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, उसमें से जो सेकेंड मेथड है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उससे वेरिएशन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। कि अगर एक ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा सेक्सुअल कर रहा है, तो जो सेक्सुअल कर रहा है उससे जो जनरेट होंगे ऑफस्प्रिंग, उसमें वेरिएशन ज़्यादा होंगे, मतलब उसमें चेंजेस ज़्यादा होंगे, वो एग्जैक्ट पेरेंट जैसा सिमिलर नहीं होगा। लेकिन वहीं एसेक्सुअल मेथड से जिसने रिप्रोड्यूस किया है वो थोड़ा सा डिसिमिलर होगा, अदरवाइज काफ़ी हद तक 90% तक सिमिलर होगा पेरेंट से। तो स्कोप ऑफ वेरिएशन किस रिप्रोडक्शन में होता है, ज़्यादा सेक्सुअल में। वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। क्यों, स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए।
अब इसका क्या लेना देना है सर्वाइव करने के लिए? तो अब तो दिमाग में आएगा कि खाना, कपड़ा, मकान, क्या बोलते हैं ये पानी, ये इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए। वेरिएशन कैसे इंपॉर्टेंट है? वेरिएशन मतलब चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल कि एक टापू है, आइलैंड है, वहाँ पे बैक्टीरियाज या कोई भी जानवर, दो वैरायटी के एनिमल रह रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट वहाँ का चेंज हो रहा है। उन एनिमल्स को हैबिट है कि वो वार्म क्लाइमेट में रहने के आदी है। वार्म क्लाइमेट आप समझते हैं? वार्म मतलब ज़्यादा कोल्ड नहीं, ठीक है, ठंडा मौसम नहीं, अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर 25 to 35 के बीच में, ठीक। ये इनका सर्वाइवल टेम्परेचर है, उसमें रहने की आदत है। बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से या पोल्यूशन की वजह से चेंजेस हुए, टेम्परेचर चेंज हुआ और टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप करके पहुंच जा रहा है 15, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज हुआ है, अब वहाँ पे जो जानवर रह रहे थे वो रिप्रोडक्शन कर रहे थे। अब उसी रिप्रोडक्शन के दौरान क्या हुआ कि एक स्पीशीज थी, उसने दो ऐसे अपने यंग वंस को जनरेट किया, पैदा किया, जो टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं है। टेम्परेचर स्पेसिफिक मतलब वो किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब ये चेंज के साथ वो पैदा हुए। चेंज मतलब वेरिएशन के साथ वो पैदा हुए। तो अब जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कौन सर्वाइव कर पाएगा? वो जो टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं था, ठीक है। बाकी सारे ऑफस्प्रिंग, बाकी सारे यंग वंस मर जाएंगे क्योंकि उस टेम्परेचर को वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन हेल्प्स अ स्पीशीज टू अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस। अलग अलग एनवायरमेंटल चेंजेस में वो स्पीशीज जिंदा रह सकती है, अडेप्ट कर सकती है उस एनवायरमेंट में, अगर उसमें वेरिएशन है। अब वेरिएशन हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है वेरिएशन, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वेरिएशन ना हो, सब चाहेंगे वेरिएशन हो। वेरिएशन कैसे आता है? वेरिएशन इज ड्यू टू कॉपिंग ऑफ डीएनए। जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए कॉपिंग होती है। वेरिएशन इज ड्यू टू कॉपिंग ऑफ डीएनए। और कॉपिंग ऑफ डीएनए तो किसी को नहीं पता है कैसे होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक। जितना एक्यूरेट, जितना सही कॉपी डीएनए होगा उतना ही कम वेरिएशन होगा। मतलब पेरेंट का डीएनए और जो चाइल्ड में डीएनए जा रहा है वो कैसे जाएगा? पेरेंट का ही डीएनए तो डबल होगा और फिर ट्रांसफर होगा ना। लेकिन वो डबलिंग, कॉपिंग ऑफ डीएनए में अगर एग्जैक्ट 99% सेम कॉपी हुआ और वही ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो सेम बच्चा पेरेंट जैसे ही दिखेगा, कोई ऐसा सब चेंज आएगा नहीं। लेकिन अगर सिर्फ 80% ही सेम दिख रहा है पेरेंट के डीएनए जैसे, 20% डिफरेंट है, तो जितना डिफरेंट डीएनए उतना ही ज़्यादा वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन इज ड्यू टू कॉपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए एक्यूरेसी, डीएनए कॉपिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी decide the extent of variation। अगर 100% पूरा डीएनए एज इट इज कॉपी हुआ है तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर डीएनए जो कॉपी हुआ है वो सिर्फ 80% सेम है पेरेंट के डीएनए से, 20% डिफरेंट है, तो मतलब वो डिफरेंट की वजह से ही वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन सर्वाइवल में हेल्प करता है और एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है सेक्सुअल, दूसरा है एसेक्सुअल। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट यूज होते हैं। पहली बात, 2 पेरेंट में एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, और वो दोनों पेरेंट जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, विच इज मेल एंड फीमेल, उनकी बॉडी में स्पेशल सेल्स बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं गैमेट्स। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं? गैमेट्स, ठीक। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट यूज होगा और उस पेरेंट में जरूरी नहीं है कि वो स्पेशल सेल जिन्हें हम गैमेट कहते हैं वो बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में बनते ही नहीं है। तो देयर आर नो गैमेट्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। अब जो ये स्पेशल सेल बने हैं, मेल की बॉडी में मेल का गैमेट, फीमेल की बॉडी में फीमेल का गैमेट, ये फ्यूज करते हैं। फ्यूज मतलब ये मिलते हैं और एक पहला सेल बनाते हैं विच इज नोन एज जाइगोट। ये मान लीजिए मेल का गैमेट, ठीक है, प्लस फीमेल का गैमेट। ये जब फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो एक सिंगल सेल बनता है, सिंगल सेल बनता है, इसी को कहते हैं जाइगोट।
ठीक, जाइगोट ही फर्दर और डेवलपमेंट करके एक पूरा नया यंग वन जनरेट करता है। बट एसेक्सुअल मोड में क्योंकि गैमेट ही नहीं बने हैं तो फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, नो न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ईदर बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी और बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से डायरेक्ट बनते हैं, कोई जाइगोट गैमेट इन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, तो ये हो गया टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमें पढ़ने हैं एसेक्सुअल के कितने मोड्स हैं। एसेक्सुअल के बारे में समझिए आप, एक पेरेंट है, कोई गैमेट नहीं बन रहा है, तो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पेरेंट एक है उसी की बॉडी के कुछ सेल्स ही नए ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएट हो रहे हैं, या खुद पेरेंट ही अपने आप को मार के दो नए यंग वंस प्रोड्यूस कर रहा है। वो अभी हम बात करेंगे किस किस मेथड में ऐसा होता है। ठीक, बट जाइगोट गैमेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब अलग अलग मेथड्स हैं एसेक्सुअल के। पहला मेथड क्या है, फिजन। ठीक, दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजेनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो वी हैव हाउ मेनी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वी हैव 6 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एक एक को इन डिटेल पढ़ेंगे, बट एक पॉइंट ये याद रखना है कि कहीं पे भी गैमेट फॉर्मेशन हम नहीं पढ़ेंगे कि गैमेट बन रहा है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल है, तो एसेक्सुअल में तो पहला पॉइंट ही है कि वहाँ गैमेट्स नहीं बनते हैं। अब कौन सा वाला मेथड किसके लिए है, कौन सा वाला प्लांट के लिए, कौन सा वाला एनिमल के लिए, वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं फिजन, जो यहाँ पे ये रहा। अभी फिजन दो तरीके का होता है, एक बाइनरी होता है, दूसरा मल्टीपल फिजन होता है। पहले फिजन होता क्या है वो समझ लीजिए। फिजन एक ऐसा एसेक्सुअल मेथड है जहाँ पे एक सेल, जो सेल प्रोड्यूस करने वाला है उसको कहते हैं पेरेंट सेल, और दो जो नए सेल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल। क्लियर? तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल याद रहेगा, जितनी बार भी मैं ये वर्ड रिपीट करूंगी, जहाँ जहाँ पे भी रिपीट करूंगी याद रखना कि पेरेंट सेल वो सेल है जो नए सेल बनाएगा, और जो नए सेल बनते हैं वो क्या है, आपके डॉटर सेल। ठीक, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ज्यादातर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक, एक ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना है, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 9 का सेल चैप्टर, उसका हम वीडियो कर चुके हैं, सेशन कर चुके हैं, वहां जाके समझ लीजिए कि यूनिसेलुलर क्या है और मल्टीसेलुलर क्या है। ठीक, तो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ है, ये एक सेल का बना हुआ है। ये ऑर्गेनिज्म जो अब नए सेल बनाएगा, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, तो मैंने भी बताया था जो प्रोड्यूस करता है वो क्या है, आपका पेरेंट सेल है, और दो जो नए बनेंगे वो डॉटर सेल होंगे। तो ये जो पेरेंट सेल है ये अपने आप को ही दो हिस्सों में बांट लेगा, ठीक है, अपने आप को ही दो हिस्सों में बांट लेगा और दो नए सेल बना लेगा। दो नए सेल, दो जो नए बने ही इन्हें हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल। क्या कहेंगे, डॉटर सेल। बाइनरी फिजन इज अ मेथड इन विच पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू। पेरेंट सेल ही दो में बट गया है, स्प्लिट कर गया है, यही है। हम रिप्रोडक्शन का मायना क्या था, अपने ही जैसे और बनाना। पेरेंट सेल एक था, उसने अपने ही जैसे एक और बना दिया, मतलब दो हो गए, तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। कोई गैमेट नहीं बना है, कोई दूसरा पेरेंट यूज नहीं हुआ है, एक सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल की डेफिनेशन क्या थी कि एक ही पेरेंट होगा, कोई गैमेट नहीं बनेगा और ना कोई फ्यूजन होगा। इसने अपने आप को ही दो में स्प्लिट कर लिया, पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई। डॉटर सेल अगर पूछा जाता है कितने बने हैं, तो दो बने हैं, क्योंकि दो के लिए वर्ड यूज होता है बाई। बाई का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब होता है टूटना। पेरेंट सेल टूट के दो नए सेल बन रहा है, इसीलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। मोस्ट कॉमन मेथड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने बोला था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्ट कॉमन है डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म। पेरेंट सेल ही डिवाइड कर जाता है दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो इस मेथड का यूज करते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है और बैक्टीरिया है। यहाँ पे इमेज बनी हुई है अमीबा की। अब क्या अचानक से ही पेरेंट सेल एक से दो हो जाता है, नहीं, प्रोसेस होते हैं उसमें। पहले चीजें टूट के, अंदर की चीजें टूट के अलग अलग दो होती हैं, फिर जाके अब सेल के पार्ट्स आपको पता है कि ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक, ये सारी चीजें पता है।
अब स्टेप्स देखो क्या हो रहे हैं, व्हाट आर द स्टेप्स। ये अमीबा है, ठीक, ये अंदर इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले अंदर का न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूटता है। पहले न्यूक्लियस लंबा होता है, स्ट्रेच होता है, इलोंगेट होता है, देखो यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, ये देखो स्ट्रेच हो रहा है, और फिर न्यूक्लियस दो टुकड़ों में टूट जाता है, ये देखो टूट गया, दो में टूट गया। लेकिन अभी इसका साइटोप्लाज्म अलग नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो न्यूक्लियस दो हैं लेकिन सेल एक ही है। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो दो अलग अलग सेल बन गए, ये और ये स्टेप है। तो अगर कोई आपसे स्टेप पूछता है फिजन का तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये रहा यहाँ पे लीशमानिया का, लीशमानिया, ठीक है, ये लीशमानिया है। लीशमानिया देखो यहाँ पे एक है और यहाँ पे कितने हो गए हैं फाइनल स्टेज पे, दो हो गए हैं। मैंने अभी बोला था स्टेजेस में क्या है, पहले आपका न्यूक्लियस दो होगा, यहाँ एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस, अब यहाँ दो हो गए। जब न्यूक्लियस बढ़ जाएगा तब आपका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, और ये देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा, फाइनली साइटोप्लाज्म में बढ़ गया है। तो बाइनरी फिजन समझ गए। इट इज अ रिप्रोडक्शन मेथड इन विच पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू टू, राइट। एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर स्प्लिट होके दो ऑर्गेनिज्म बना रहे तो बाइनरी, अगर दो से ज्यादा बना रहा है बहुत सारे तो वो क्या है, मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल इज व्हाट, प्लाज्मोडियम, लीशमानिया। लीशमानिया देखा आपने, बाइनरी भी करता है वो, मल्टीपल भी करता है। प्लाज्मोडियम से एक बीमारी होती है विच इज नोन एज मलेरिया। प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन है और इससे एक बीमारी होती है विच इज नोन एज मलेरिया। ये रहा प्लाज्मोडियम, उसने मल्टीपल फिजन करके कितने सारे बना लिए हैं स्पोर्स। प्लाज्मोडियम को अगर देखोगे तो वो खुद अपने आप में एक स्पोर होता है, वो अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस डिवीजन करके ढेर सारे, ये देखो ये सब क्या है, ढेर सारे स्पोर्स उसने बना लिए हैं, ये ठीक। और उसके बाद जब ये फटेगा, बर्स्ट होगा, तो ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और जहां जहां स्पोर्स गिरेंगे वहां एक नया प्लाज्मोडियम क्या होगा, फॉर्म होगा, ग्रो करेगा। तो एक बार में ढेर सारे प्लाज्मोडियम ग्रो कर रहे हैं, और ये कैसे हो रहे हैं, बाय द स्प्लिटिंग फिजन ही तो हो रहा है, एक बार में कई फिजन हो रहा है, तो इसीलिए मल्टीपल फिजन, ठीक। पेरेंट सेल डिवाइड इनटू प्रोड्यूस मेनी आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, कई में डिवीजन होता है, दो में हो तो बाइनरी और उससे ज्यादा हो तो मल्टीपल। नेक्स्ट आते हैं बडिंग। बड से आया है बडिंग। बड हम कहते हैं प्लांट्स में कली को, छोटी सी आउटग्रोथ, छोटा सा स्ट्रक्चर, कली को कहते हैं बड। तो यहाँ पे भी जो बडिंग मेथड है, ऑर्गेनिज्म बड बनाते हैं और बड से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा है, यीस्ट है। ये हाइड्रा की इमेज है, हाइड्रा की इमेज है। अब यहाँ पे आप देखो, ये हाइड्रा है, दिस इज हाइड्रा। हाइड्रा अब क्या है, प्लांट है, एनिमल है, तो इट इज एन एनिमल, ठीक। हाइड्रा में क्या है, नीचे एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल रही है। आउटग्रोथ मतलब उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर, इसी उभरे हुए स्ट्रक्चर को कहते हैं बड। क्या कहते हैं, बड। फिर ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ग्रोइंग ऑफ बड, और बड़ा हो गया। इसके ऊपर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं टेंटिकल्स। जैसे मेन बॉडी के ऊपर टेंटिकल्स हैं, इसके ऊपर भी टेंटिकल्स आना शुरू हुए, टेंटिकल्स ग्रो कर गए। जब एक सर्टेन लिमिट तक ग्रो कर जाता है बड, तो ये जो मेन पेरेंट बॉडी है, ये उस बड को अपनी बॉडी से अलग कर देती है, डी अटैच जिसे कहते हैं, और ये बड अलग नीचे जमीन में गिर जाता है, और फिर जमीन में से ग्रोथ स्टार्ट करता है। वो एक हाइड्रा था, उससे कितने बन गए, दो बन गए। अपने ही जैसे को पैदा करना, यही तो रिप्रोडक्शन था, उसने अपने ही जैसे को पैदा कर दिया। लेकिन एक पेरेंट इस्तेमाल हुआ है, कोई गैमेट नहीं बना है, तो ये क्या है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पे फिजन नहीं है, क्यों, क्योंकि फिजन में तो पेरेंट अपने आप को ही दो टुकड़ों में बांट लेता है। यहाँ इसने अपने आप को दो टुकड़ों में नहीं बांटा है, इसने एक छोटा सा आउटग्रोथ बनाया जिसे कहते हैं बड, और उस बड को ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बना दिया है। अब डेफिनेशन पे आता है, अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड अराइजेज ऑन द पेरेंट बॉडी, ठीक है, पेरेंट की बॉडी पे बड आता है। बड ग्रो बाय रिपीटेड सेल डिवीजन, फिर वो बड ग्रो करता है।
इट देन ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है तो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और एक नया ऑर्गेनिज्म अपने आप में बन जाता है। एग्जाम्पल, हाइड्रा ऐसा करते हैं, स्पॉन्जेस ऐसा करते हैं, कोरल्स ऐसा करते हैं, यीस्ट ऐसा करते हैं। यीस्ट को यूज किया जाता है इन बेकिंग, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें यीस्ट डलती है, और यीस्ट बडिंग से प्रोड्यूस होते हैं, बडिंग से भी होते हैं, और अभी जो आपने फिजन पढ़ा था उससे भी होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंट मतलब पीसेस, फ्रेगमेंट का मतलब क्या है? पीसेस। अब पहले समझ लेते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खुद के पीसेस कर लेता है, फिजन टाइप। बट फिजन से अलग क्यों है यहाँ पे? क्योंकि फिजन में क्या है, अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ रहा था या दो से ज्यादा हो रहा था, है ना। यहाँ फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन मेथड का यूज करके ग्रो करता है अपने आप को, तो वो क्या करता है कि जब अडल्ट स्टेज आती है उसकी, अडल्ट स्टेज में अपने टुकड़े कर लेता है जानबूझ के, विलिंगली, ठीक है। और हर टुकड़े से अगर आप देखें, ये क्या है, दिस इज स्पाइरोगायरा, ये है स्पाइरोगायरा, एक ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगायरा, ठीक। ये पूरा स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा एक फिलामेंट, धागे जैसा ऑर्गेनिज्म दिखता है। उसने अडल्ट स्टेज में आपने 3 टुकड़े कर लिए, फ्रेगमेंट नंबर 1, फ्रेगमेंट नंबर 2 एंड फ्रेगमेंट नंबर 3। अब हर एक फ्रेगमेंट के पास क्षमता है कि वो ग्रो करके एक पूरा कंप्लीट स्पाइरोगायरा बना सकते हैं। तो ये ग्रो करके 1, 2, 3, कितने स्पाइरोगायरा बन गए? 3। एक स्पाइरोगायरा से 3 बन गए। ये तो मैंने 3 फ्रेगमेंट दिखाए हैं। अगर 100 फ्रेगमेंट होते हैं तो एक बार में 100 स्पाइरोगायरा बन जाएंगे, राइट। तो फ्रेगमेंटेशन मेथड में क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने खुद के फ्रेगमेंट कर लेता है, टुकड़े कर लेता है, तो उस फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल ग्रो करता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं था। मल्टीपल फिजन में अपने खुद के नहीं कर रहा है वो टुकड़े। मल्टीपल फिजन में अंदर जो न्यूक्लियस है उसके टुकड़े हो रहे हैं, उसके यहाँ न्यूक्लियस नहीं, पूरा एक फ्रेगमेंट, टुकड़े से ही पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। न्यूक्लियस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। डेफिनेशन पे आता है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म ऑन मैच्योरेशन ब्रेक अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब ऑर्गेनिज्म अडल्ट हो जाता है तो अपने आप को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट आते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, जेनरेट मतलब बनाना, कोई चीज पैदा करना, और री वर्ड यूज किया जाता है जब कोई चीज दोबारा हम कर रहे हो। जैसे रीप्ले, सॉन्ग प्ले किया, दोबारा हमें उसी को प्ले करना है तो रीप्ले करते हैं ना, है ना। री वर्ड वहां पे यूज करते हैं। वैसे ही रीजेनरेशन यहाँ वर्ड हमने यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि कोई चीज जो जनरेट हो चुकी है, बन चुकी है, उसको हम दोबारा जनरेट कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, चलो इमेज पे देखो, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है, दिस इज द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के क्या हो गए हैं? पीसेस हो गए, टुकड़े हो गए, 1, 2, 3। अब दिमाग में आएगा, फ्रेगमेंटेशन में तो ऐसा ही था। फ्रेगमेंटेशन में ये था कि वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को जब वो मैच्योर हो जाता है तो खुद अपने खुद के टुकड़े कर लेता है। यहाँ क्या है, एक्सीडेंटली अगर होता है तो। ये रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच का काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। रीजनरेशन में क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है, उसके पीसेस हो जाते हैं, उसके टुकड़े हो जाते हैं, जैसे यहाँ एक्सीडेंटली 3 पीसेस हो गए, हर एक पीसेस ग्रो करते हैं, जनरेट करते हैं एक नया प्लेनेरिया। एक प्लेनेरिया से 3 नए प्लेनेरिया बन गए। यही रिप्रोडक्शन है, अपने ही जैसे को जन्म देना। एक ऑर्गेनिज्म यूज हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, एक्सीडेंटली चीजें हो रही हैं। अब जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म ऐसा कर पाए। जिसके पास रीजनरेशन पावर होती है वही कर सकता है। जैसे ह्यूमंस के पास रीजनरेशन पावर नहीं है। ह्यूमन की अगर एक उंगली यहाँ से टूट गई तो उस यहाँ से कोई दूसरी उंगली नहीं निकलेगी, रीजनरेशन पावर नहीं है। जिनके पास रीजनरेशन पावर है वो ऐसा ये कर सकते हैं। जैसे स्टारफिश देखिए, समुद्र में होती है, उसके 5 आर्म्स होते हैं। अगर एक्सीडेंटली उसका 1-2 आर्म टूट जाता है तो वो वापस से रीजनरेट करके बना सकते हैं। दिस इज रीजनरेशन। अब नाउ कमिंग टू द टेक्स्ट,
रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू जनरेट लॉस्ट और डैमेज, देखा यहाँ लिखा हुआ है ना, डैमेज या लॉस्ट पार्ट से दोबारा उसको जनरेट करके बना लेना, ये रीजनरेशन है। फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं था, फ्रेगमेंटेशन में वो जानबूझ के अपना खुद का फ्रेगमेंट बनाते हैं। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, ये भी मैंने बोला कि हर कोई रीजनरेशन नहीं कर सकता, जिसके पास रीजनरेशन पावर है वो कर सकता है। और रीजनरेशन पावर का मतलब क्या है, उनके पास वो स्पेशल सेल्स है रीजनरेशन वाले, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर सकते। These form a mass of cell which undergo changes to form specialized different functions. If planaria is cut into small pieces, then each piece is developed into new planaria. Example ये दिखा। उसके अलावा कौन कौन कर सकता है, स्टारफिश मैंने बताया, प्लेनेरिया ये है ही है, हाइड्रा भी कर सकता है, हाइड्रा जिसको अभी पढ़ा आपने बर्डिंग में, ठीक है, और लिजर्ड। लिजर्ड की पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं होती, लिजर्ड सिर्फ अपनी टेल रीजनरेट कर सकते हैं, उनकी टेल के पास पावर है ये, ठीक है। अक्सर देखा होगा लिजर्ड की टेल टूट जाती है और वापस कुछ टाइम बाद लिजर्ड को देखते हैं तो उसके पास नई टेल होती है। तो लिजर्ड टेल हैज अ रीजनरेटिंग पावर, और ये पावर कैसे आती है, स्पेशल सेल्स अगर होते हैं तो ऑर्गेनिज्म, हो गया रीजनरेशन। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब होता है छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर बनाना, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, उन्हें कहते हैं स्पोर्स। मेनली कॉमन है फंगस में, किसमें, मेनली इन फंजाई, मेनली फंजाई में होता है। फंजाई की बॉडी ये यहाँ पे बनाई हुई है, चलो हम बना के भी देख लेते हैं। फंजाई की बॉडी अगर आप देखेंगे ना तो थ्रेड लाइक होती है, उसमें धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऐसे 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 थ्रेड, ये देख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब उसमें होता क्या है, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है ना तो कुछ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं हाइफे, उनकी टिप पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मान लो ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फाइबर है तो इनके टिप पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये अगर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गया तो इनकी टिप पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, टिप पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ये दिख रहा है स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम क्या है, बैग है जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं, इन छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोर। क्या कहते हैं, स्पोर, ठीक। पहले स्पोरेंजियम बनेगा टिप पे, और हर एक थ्रेड पे नहीं बनेगा, जो कुछ थ्रेड स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए उन पे बनेगा। फिर उनके अंदर छोटे छोटे टाइनी स्पेशल सेल्स बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं स्पोर्स। जब स्पोर्स बन जाएंगे तब कुछ टाइम बाद ये स्पोरेंजियम फट जाएगा और सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। जहाँ जहाँ स्पोर गिरेगा वहाँ एक नया फंगस ग्रो करने लगेगा। यहाँ गिरा स्पोर्स, एक नया फंगस ग्रो करने लगेगा, ठीक। यहाँ गिरा स्पोर्स, एक नया फंगस ग्रो करने लगा। एक फंगस से कई आपने कॉलोनी ग्रो कर दी। अगेन दिस इज रिप्रोडक्शन, ठीक। अब आ जाता है, स्पोर्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड इन अ सैक कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया जो भी आप कहें, उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, उसी के अंदर बनाए, ठीक। व्हेन स्पोर मैच्योर, मैच्योर मतलब बड़े होना, जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं स्पोरेंजिया फट जाता है और स्पोर सारे बाहर आ जाते हैं और अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। अलग अलग जगह पे किसकी हेल्प से जाते हैं, एयर एंड वाटर की हेल्प से। When spore fall on a suitable ground, they germinate. और जब स्पोर प्रॉपर एक ग्राउंड पे जहाँ पे उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, फूड आइटम कुछ मिल रहा है उनको, तो वहाँ जर्मिनेट ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मॉसेस, फर्न एंड फंजाई। मॉसेस, फर्न एंड फंजाई ये तीन ऐसे हैं जो स्पोर फॉर्मेशन करके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये प्लांट्स का है, ये किसका है, अभी तक हम जो मेथड्स पढ़ रहे थे वो सब एनिमल्स का था, ये किसका है, प्लांट्स का है। प्लांट्स की ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं, दो मेथड है। एक तो बीज लगा के, जैसे चावल की खेती करनी है, गेहूं की खेती करनी है तो उनके बीज लाए, उसको मिट्टी में बोए और ग्रो कर दिए, ठीक। लेकिन अगर गुलाब की खेती करनी है तो गुलाब की तो सीड्स होती नहीं है, कैसे करेंगे। हम सब ने गुलाब का पेड़ घर पे लगाया हुआ है, कैसे लगाते हैं, एक गुलाब का जो पेड़ है उसकी टहनी, उसकी स्टेम काट के लाके मिट्टी में गाड़ देते हैं।
सीड नहीं यूज किया है, हमने प्लांट का एक पार्ट यूज किया है। प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया आपने? स्टेम यूज किया, ठीक। अब उस स्टेम की हेल्प से एक नया पेड़ उगा दिया आपने। तो जब हम प्लांट के किसी पार्ट की हेल्प से एक नया पेड़ उगा देते हैं, एक ही प्लांट है, उसका एक ही पार्ट आपने यूज किया है और उससे एक नया पेड़ उगा रहे हैं, तो उस मेथड को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और वो मेथड आपके एसेक्सुअल मेथड में आता है, ठीक। जैसे कि बहुत सारे पेड़ हैं जिनको हम ऐसे उगाते हैं। रूट है आपका, स्वीट पोटैटो है, जिंजर, जिनकी सीड्स मेनली नहीं होती, इनको ऐसे ही, अदरक, लहसुन, टर्मरिक, गार्लिक, इन सब को हम उनके प्लांट के पार्ट्स का इस्तेमाल करके करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? सेवरल प्लांट्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नेचुरली थ्रू देयर रूट, स्टेम एंड लीव्स। कुछ पेड़ नेचुरली, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नेचुरली अपनी जड़ का इस्तेमाल करके, अपनी स्टेम का इस्तेमाल करके, अपनी लीव्स का इस्तेमाल करके नए नए पेड़ उगा रहे हैं। तो उस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल क्या है? स्वीट पोटैटो, जो कि रूट से होती है। स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को पता है? जिसको पता हो प्लीज कमेंट में सेक्शन में लिख के बताइएगा कि व्हाट स्वीट पोटैटो इज नोन एज, ठीक। स्वीट पोटैटो जो है, आप सबको पता है, मिट्टी के नीचे पाया जाता है। वो फैलता कैसे है? बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट से एक नया स्वीट पोटैटो का पेड़ उगने लगा है, इधर से भी उगने लगा है। देखा ना, घास इतनी सी जगह पे आती है और उसके बाद पूरे में घास फैलने लगती है। तो क्या हमने पूरे में बीज डाली थी उसकी, या हमने खुद जाके स्टेम गाड़ा था, या कुछ अपने आप फैलती है ना, नेचुरली ग्रो कर रहे हैं नए नए प्लांट्स। तो वो क्या कर रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ब्रायोफाइलम। ये रहा ब्रायोफाइलम की पिक्चर, ठीक है। ब्रायोफाइलम में उनकी पत्तियों से एक नया पेड़ आप उगा सकते हैं, ये दिख ही रहा है। ब्रायोफाइलम के किनारे जो होते हैं ना, जिनको लीफ, इनकी पत्तियों के जो किनारे, लीफ मार्जिन, वहाँ से अगर आप इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट दें, मतलब मिट्टी से इनको न्यूट्रिएंट मिल जाए, वाटर, नमी सब मिल जाए, तो उसमें रूट बनना स्टार्ट हो जाती है और एक नया पेड़ उगने लगता है। तो लीफ से एक नया पेड़ उगा रहे हैं आप, ठीक। तो ब्रायोफाइलम। और जिंजर, अदरक। जिंजर क्या है? अदरक। तो जिंजर से एक नया पेड़ उगाया जाता है। जिंजर एक स्टेम है। जो अदरक आप खाते हैं, आपको लगता है वो रूट है, नहीं, वो स्टेम है। आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, जाके गाड़ दीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दीजिए, सब कुछ दीजिए, एक नया पेड़ उगने लगेगा। तो आपने स्टेम का इस्तेमाल करके एक नया पेड़ उगाया, वो भी किसका? जिंजर का। तो जब आप प्लांट के पार्ट्स का इस्तेमाल करके प्लांट ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। ओके, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए अनाउंसमेंट ये है कि वी हैव स्टार्टेड अ बैच फॉर नीट। अगर कोई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसको अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी पैकेजेस चाहिए, तो वी हैव लॉन्च्ड अ बैच फॉर नीट 1 year प्रोग्राम एंड 2 year प्रोग्राम ऑल्सो। 1 year प्रोग्राम उनके लिए जो 12th में है और नेक्स्ट ईयर ही देने वाले 2026, और 2 year जो 11th में है और 2027 में जाके देंगे, ठीक है। तो क्या क्या फैसिलिटीज हम दे रहे हैं इन कोर्सेज में? पहली फैसिलिटीज की आपका करिकुलम हमने उतना ही ऑर्गेनाइज किया है जितना कि डिमांडेड है नीट में। फिजिक्स के लिए आप सबको पता है कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है, हमें बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ता है, तो हमने फिजिक्स को उसके अकॉर्डिंग किया। केमिस्ट्री और बायो आपको पता है कि इट इज ऑल स्टिक टू द एनसीईआरटी, तो बायो को हमने उस हिसाब से प्लान आउट किया है, राइट। नेक्स्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे एंड स्टडी मटेरियल मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके लिए है अगर वो लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, और नहीं आप कर पा रहे हैं, आप कहीं बाहर हैं, किसी इवेंट में है, नहीं कर पाए हैं, तब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं जब भी आपका मन करे, जब भी आप सूटेबल टाइम पे हो, ठीक। फिर हर 15 डेज पे आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट किस पैटर्न में होगा? नीट के पैटर्न में होगा, क्योंकि आप नीट के लिए हैं यहाँ पे, ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस होती जाए और चैप्टर आपका प्रिपेयर होता जाए। उस टेस्ट की रिपोर्ट आपको मिलेगी, स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, जहाँ पे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि मतलब ये मेरा चैप्टर प्रिपेयर्ड है या नहीं है। नेक्स्ट बेस्ट पॉइंट कि हमारी जब लाइव क्लासेस चलती है तो आपके जो डाउट्स होते हैं ऑन द स्पॉट, वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप कोई हेल्प हमसे चाहते हैं, किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं, मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिल जाएगी हमसे, आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे, जो कि यूट्यूब में 1 वे प्लेटफॉर्म में पॉसिबल नहीं है। आपके डाउट्स वैसे के वैसे रह जाते हैं, आपकी क्लैरिटी है कि नहीं है वो सब वैसे ही, आप कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रह जाता है।
बट वो लाइव क्लासेस में क्लियर हो जाता है। तो फॉर लाइव क्लासेस इफ यू वांट टू जॉइन अस, डू जॉइन आवर बैचेस इन व्हाटएवर बैच यू वांट टू जॉइन, 1 ईयर और 2 ईयर। सेम फॉर द 2 ईयर प्रोग्राम हमारा नीट पिनाकल नाम से है। तो नीट पिनाकल फॉर 2 ईयर्स वाले, अगेन ऑल द सेम फैसिलिटीज, ठीक है। अब ये आपको बैचेस मिलेंगे कहाँ? ये बैचेस हमको मिलेंगे आप klc.live हमारी वेबसाइट पे, ये वेबसाइट पे जाएंगे, आप विंडो ओपन होगी और आपको वहाँ पे बैचेस मिल जाएंगे। अगर आपको वेबसाइट नहीं मिलती है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको ये बैचेस। एंड बैच हमारा कितने का है? जो 1 ईयर प्रोग्राम है वो 6270 का है, जो 2 ईयर प्रोग्राम है वो 7520 का है। लेकिन ये आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या करिए, आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करिए। आप बैच जब ले रहे हैं वहाँ पेमेंट के टाइम पे आप मेरा कोड अप्लाई करिए विच इज़ RAFAT50। उससे होगा क्या, 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आपकी प्राइस एकदम आधी हो जाएगी। जो 6000 थी 1 ईयर प्रोग्राम के लिए वो 3145 हो जाएगी, और जो 2 ईयर प्रोग्राम के लिए 7000 था वो 3770 रुपीज़ हो जाएगी, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। नोबडी इज गिविंग दैट मच थिंग इन सच अ गुड प्राइस। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू ज्वाइन आवर बैचेस, ठीक। डिफरेंट मेथड्स, ओके। हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ रहे थे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है कि हमने पढ़ा था जब प्लांट नेचुरली किसी पार्ट से ग्रो कर रहा हो, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरली बोला था हमने। लेकिन अगर हम प्लांट के पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, नेचुरली नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियली हो रहा है, हम उसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ केमिकल यूज़ कर रहे हैं टू ग्रो अ न्यू प्लांट, अगेन सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्लांट के पार्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम एज अ ह्यूमन इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, नेचुरली नहीं हो रहा है। नेचुरली का मतलब क्या है कि अगर आपने एक अदरक का पेड़ लगाया है और वो धीरे धीरे पूरे में फैलता हुआ, जैसे गमले में एक लगाते हैं ना तो पूरे गमले में कवर कर लेता है, पूरे गमले में फैल जाता है, तो वो क्या है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। लेकिन वो नेचुरली हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया था, हमने तो एक पेड़ लगाया था, लेकिन हम जानबूझ के कर रहे हैं, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में 3 टेक्निक है, स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। स्टेम कटिंग में क्या है, अगर हम स्टेम के पार्ट, किसी भी पेड़ के स्टेम को कट करके मिट्टी में जाके गाड़ देते हैं और एक नया पेड़ उगा रहे हैं, तो वो क्या है, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल है आर्टिफिशियल, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल क्योंकि हम इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, हम जा रहे हैं पेड़ की स्टेम को काट रहे हैं, फिर उसको मिट्टी में लगा रहे हैं, मिट्टी से दबा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो ह्यूमन इन्वॉल्व है। जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्व हो जाए वो आपका आर्टिफिशियल है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपका रोज जो मैंने अभी दिया था, ठीक। तो स्टेम कटिंग में क्या है, दिस इन्वॉल्व कटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ स्टेम एंड प्लांटिंग इन द सॉइल में लगाना और फिर ग्रोथ कराना। एग्जाम्पल शुगर केन, पियर, चाइना रोज, ठीक। शुगर केन, गन्ने की उस केस में भी यही होता है, पियर, नाशपाती के केस में भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट आते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, 2 पार्ट्स को हम मिला रहे हैं। कैसे, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ये उसकी रूट्स है और ये उसका स्टेम है, ये क्या है, उसकी स्टेम है। हम क्या कर रहे हैं, पहले तो इसका स्टेम कट कर रहे हैं, ऊपर से हिस्सा कट किया, और वो भी कैसे कट करते हैं, ओब्लिक, स्लैंट वे में कट करते हैं, ओब्लिक कट करते हैं। ओब्लिक क्यों कट कर रहे हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ा रहे, ठीक। ओब्लिक कट कर दिया। अब इसमें हम दूसरे किसी पेड़ की स्टेम लाके अटैच कर रहे हैं, दूसरे पेड़ की स्टेम लाके अटैच कर रहे हैं। तो ये दूसरे पेड़ की स्टेम लाके इसी के ऊपर रख के लगा दिया, फिर यहाँ पे इन दोनों में बीच में थोड़ी मिट्टी भर दी और फिर इसको बांध दिया, कवर अप कर दिया और कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, ठीक। आपने 2 पेड़ के 2 पार्ट का इस्तेमाल किया, एक पेड़ की एक स्टेम यूज की, दूसरे पेड़ की दूसरे स्टेम की, दोनों को अटैच किया। अब जिस पेड़ का रूट यूज कर रहे हैं आप, नीचे वाला हिस्सा, इसको कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। और जो ऊपर से लाके लगा रहे हैं इसको कहते हैं साइकॉन। स्टॉक और साइकॉन को जोड़ देंगे, ठीक। कुछ टाइम बाद इसको बांध दिया सब कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये 2 अलग अलग स्टेम ग्रो करेंगी और ऐसे ग्रो करेंगी कि एक स्टेम हो जाएंगी।
दो टुकड़े आप जोड़ रहे हैं, पहले आपको दो टुकड़े लग रहे थे लेकिन कुछ टाइम बाद वो ऐसे कनेक्टेड ग्रोथ कर लेंगी कि एक सिंगल स्टेम में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल मेथड है, आपने कोई सीड यूज नहीं की है। ठीक है, आपने प्लांट के पार्ट्स का इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि एज अ ह्यूमन आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग। इन ग्राफ्टिंग द स्टेम और बड ऑफ टू बेस्ट क्वालिटी, दो बेस्ट क्वालिटी पेड़ की स्टेम्स इज कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। कंबाइन किया जाता है ताकि एक नया पेड़ बन सके। एग्जाम्पल क्या है? गुआवा, एप्पल, मैंगो, इन सब में ऐसा होता है। एप्पल की 4 ब्रांचेस निकल रही हैं, चारों ब्रांचेस में अलग अलग वेराइटी के क्या है, स्टेम ला के लगा दो। अब ये सवाल आता है कि जो आप स्टेम ला के लगा रहे हो वो किसी और वेराइटी का ना हो। ऐसा ना हो कि आम के पेड़ में अमरूद की टहनी ला के लगा रहे हो आप, अमरूद के पेड़ में पाइनएप्पल के लगा रहे हो। स्पीशीज अलग नहीं करनी है। ठीक है, आप सबको पता है आम की बहुत सारी वेराइटीज आती हैं, तो आम की ही कोई वेराइटी लाके उसकी ही स्टेम लगाएं। ठीक, दिस इज व्हाट ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आते हैं लेयरिंग। लेयर मतलब एक परत। इसमें क्या करते हैं, ये उन पेड़ों में होता है जिनकी पेड़ की जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो काफी नीचे होती है, लोअर होती है। तो अगर ये प्लांट है, दिस इज द प्लांट, ये इसकी स्टेम और ये इसकी ब्रांच जा रही है और यहाँ से एकदम लो हो गई, ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करने वाली बट हुई नहीं, तो हम इसको टच करा देते हैं। हम क्या करते हैं कि एक मिट्टी की लेयर इसके ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से उतना हिस्सा पूरा मिट्टी में कवर हो जाता है। मिट्टी की एक, सॉइल की एक लेयर डाल दी। ठीक, सॉइल की एक लेयर डाल दी। अब होगा क्या, सॉइल से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, और ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ग्रो करना मतलब यहाँ रूट बनना स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से रूट बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जब प्रॉपर अमाउंट में रूट बन जाएंगी तो हम इस टहनी को यहाँ से काट देंगे, मतलब इसको इस पेड़ से अलग कर देंगे। अब ये पेड़ अलग है और वो एक अपना नया पेड़ अलग है। एक ही पेड़ से दो पेड़ कर दिए आपने। कैसे किया? आपने लेयर डाल दी सॉइल की और कोई सीड का इस्तेमाल नहीं किया, तो दिस इज नोन एज लेयरिंग। एग्जाम्पल जैस्मिन, रोज, उसमें ऐसा करते हैं। In this, the lower branch of a plant is bent and covered with soil. मैंने बताया ना, bent रहती है, soil से cover करते हैं। Once new roots start developing, root आना लगते हैं branch पे, तो it is cut from the parent plant and allowed to grow. पेरेंट पेड़ से हम उसको काट के अलग कर देते हैं और वो इंडिविजुअल ग्रो करने लगता है। एग्जाम्पल क्या है हमारे? रोज एंड जैस्मिन। तो ये भी प्लांट का ही है। प्लांट में आपने वेजिटेटिव पढ़ा, फिर ये वेजिटेटिव का ही आर्टिफिशियल वर्जन है। वो जो पढ़े आपने कि लीफ से, ब्रायोफाइलम की लीफ से स्वीट पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, वहाँ कोई हम कट करके चिपका नहीं रहे कुछ, किसी की स्टेम, ये सब नहीं। ब्रायोफाइलम की पत्तियाँ नीचे गिरी और पत्तियाँ अपने आप ही ग्रो करना चालू करें नेचुरली, तो वो नेचुरल वेजिटेटिव है और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव है। नेक्स्ट आते हैं प्लांट के लिए टिश्यू कल्चर। टिश्यू चैप्टर हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, तो टिश्यू आप सबको पता होगा क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये भी प्लांट में किया जाता है, इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। इस टेक्निक में क्या है, हम प्लांट के पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम प्लांट के सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट में प्रेजेंट टिश्यूज का। ऑब्वियसली प्लांट मल्टी सेलर है तो टिश्यू तो होंगे, तो हम प्लांट के टिश्यूज से एक नया पेड़ उगा रहे हैं। कैसे, वो देखते हैं। मेथड क्या है? सबसे पहले हम प्लांट की टिप से, पेड़ों की टिप पे जो टिश्यू होते हैं, आपने अगर टिश्यू चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप टिश्यू भी चैप्टर जाके हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़िए, कलाम 9-10 क्लास में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप पढ़ेंगे प्लांट में 2 टिश्यूज होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिप्स पे होता है और वो ग्रोइंग टिश्यू है, वो ग्रो करते हैं। तो आप पेड़ की टिप से टिश्यू निकाल लीजिए। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, निकाल के और एक पेट्री डिश में डाल दीजिए, जिस पेट्री डिश में क्या है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें मिक्सअप की गई हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें वो हैं जो ज़रूरी हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। जैसे प्लांट को हार्मोन चाहिए ग्रो करने के लिए, तो हार्मोन है, न्यूट्रिएंट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आयरन चाहिए, वाटर चाहिए, तो सब चीज़ों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के हमने न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाया है। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन उसमें रखेंगे, ठीक, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, और उसी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में लाके हमने टिश्यू को रख दिया। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ये टिश्यू इज व्हाट? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स। इसको लाके रख दिया। अब ये टिश्यू जो उसमें सेल्स हैं,
ये क्या करेंगे, इस न्यूट्रिएंट को लेंगे और ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इनके पास तो पावर है डिवाइड करने, ये डिवाइड करेंगे और ग्रो करेंगे। हमने अगर 15 से 20 सेल का सेगमेंट लेकर आए हैं तो वो ग्रो करके और बड़ा मास बना देंगे, उस मास को हम कहते हैं कैलस। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, आपको पेट्री डिश में देखने को मिलेगा, पेट्री डिश में क्या देखने को मिलेगा, मास ऑफ सेल्स ग्रो करता हुआ, हर एक सेल से ढेर सारे मास ऑफ सेल बन गए हैं, दैट इज नोन एज कैलस। ठीक, अब इस कैलस को फिर दूसरे एक पेट्री डिश में ट्रांसफर किया जाएगा और उस पेट्री डिश में अगेन न्यूट्रिएंट मीडियम है। न्यूट्रिएंट मीडियम सेम वैसा नहीं होगा जो हमने पहले यूज किया था, क्योंकि पहले जब यूज किया था उस टाइम सेल थे हमारे पास कुछ, उन सेल को जो चीजें चाहिए थी वो थी। अब हमारे पास कैलस है तो अब थोड़ा सा न्यूट्रिएंट डिमांड डिफरेंट होगी, तो उस डिमांड के हिसाब से हम न्यूट्रिएंट मीडियम बनाएंगे। ठीक है, तो अगेन इसको हम किस में डालेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में, इस कैलस को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे और इस न्यूट्रिएंट मीडियम में कैलस ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ग्रो का मतलब छोटे छोटे रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, छोटी छोटी पत्तियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी, शूट सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे रूट्स बनना शुरू हो जाएंगे, छोटी पत्तियां आने लगेंगी, छोटी सी पत्तियां आने लगेंगी, जिसको क्या कहते हैं, सैंपल या प्लांटलेट, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पेड़ बनने लगेंगे। फिर हम इनको ट्रांसफर करेंगे क्या, एक बड़े से ट्रे में जिसमें थोड़ी बहुत सॉइल होगी, क्या होगी, थोड़ी सॉइल होगी, उसमें ट्रांसफर करेंगे, उसमें करेंगे। तो वहां पे जब ट्रांसफर करेंगे तो ये थोड़ा और ग्रो करेंगे, इनकी जड़ें और थोड़ी बड़े होंगी और ये थोड़े और प्लांटलेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्लांटलेट बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, प्लांटलेट। ठीक, अब क्योंकि ये बड़े हो रहे हैं तो हम एक पेट्री डिश में, ये सारा प्रोसेस लैब में करते हैं तो हम लैब में ग्रो नहीं कर सकते, हम फिर इन एक एक प्लांटलेट को उठाते हैं और लैंड में ट्रांसफर, जमीन में ट्रांसफर कर देते हैं। वहां पर पूरी प्रॉपर इनकी ग्रोथ होती है, बड़े होते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, सब। फिर क्या करते हैं, ट्रांसफर टू लैंड। ठीक, तो आपने टिश्यू से इतने सारे पेड़ उगाए, वो भी कहाँ, लैब में। लैब में सारी सिचुएशन कंट्रोल करके, एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया, टेम्परेचर को कंट्रोल किया, न्यूट्रिएंट। दूसरी चीज, बिना सॉइल के उगाया आपने, विदाउट सॉइल, न्यूट्रिएंट मीडियम। सॉइल तो एकदम लास्ट में दे रहे हैं हम, राइट। तो दिस इज अनदर मेथड जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर, या फिर माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेम से हमने काट के क्या निकाला, टिश्यू निकाले ढेर सारे, फिर उन टिश्यू से क्या किया, ग्रोथ कराई, कैलस बनती है एक स्टेज, फिर छोटे छोटे पेड़ आने लगे, फिर इसको सॉइल में डाल दिया और सॉइल से फार्म लैंड में ट्रांसफर कर दिया। तो दिस इज टिश्यू कल्चर। इट इज ओनली डन इन प्लांट्स। सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट आर सेपरेटेड एंड आर ग्रोन ऑन अ न्यूट्रिएंट। सेल्स निकालते हैं हम टिप से, प्लांट के। टिप का मतलब ग्रोइंग रीजन जो प्लांट के होते हैं, और फिर न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं जिसमें सारी इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीजें हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए, हॉर्मोन्स है, मिनरल्स है, आयंस है, वाटर है, ये सब। ठीक, दीज सेल्स फॉर्म अ मास कॉल्ड कैलस। लिखा है मैंने, ये सेल ग्रो करते हैं और एक मास ऑफ सेल बना लेते हैं, हर एक मास ऑफ सेल को कहते हैं कैलस। द कैलस डेवलप प्लांटलेट। कैलस छोटे छोटे पेड़ बनाता है जिन्हें हम कहते हैं प्लांटलेट्स। These plantlets are transferred to the soil and grow as new individual. फिर इन्हीं प्लांटलेट को सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एक नया पेड़ उगता है। This is what tissue culture is. टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब अभी आपने मेथड्स पढ़े। इन सब में हमने किसी भी सीड का इस्तेमाल नहीं किया, हम प्लांट के पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम प्लांट के पार्ट्स का इस्तेमाल करके प्लांट ग्रो करते हैं, इट इज़ एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल। तो हम सारे अभी एसेक्सुअल मेथड पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स में ये हो गया, एनिमल्स में हमने रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, ये सब पढ़ा।
एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, फायदे क्या हैं वेजिटेटिव? तो पहला क्या है, न्यू प्लांट शो द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक एज दोज ऑफ पेरेंट। एसेक्सुअल मैंने बताया था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल की अगर बात करें तो जो चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशन आते हैं वो सेक्सुअल में ज़्यादा आते हैं, एसेक्सुअल में नहीं आते हैं। एसेक्सुअल में लगभग 95% सेम पेरेंट जैसा होता है, सिर्फ 5% का डिफरेंस होता है। तो पहला फायदा क्या है कि जैसा पेरेंट होगा वैसा ही वो नया पेड़ जो आप उगा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके, वो भी एग्जैक्ट वैसा होगा। जैसी ये अदरक है वैसी दूसरी वाली अदरक भी होगी। जैसा ये रोज़ का पेड़ है, अगर रेड रोज़ का पेड़ है तो वो भी रेड रोज़ का होगा, पिंक रोज़ का नहीं होगा, चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, दिस मेथड इज़ फास्टर एंड सर्टेन। फास्ट है क्योंकि आप एक बीज को बोएंगे, फिर बीज उगेगी, फिर छोटा छोटा पेड़ बनेगा। यहाँ क्या है, यहाँ फटाफट रूटिंग, आपने स्टेम गाड़ दी, नीचे से रूट बन गई, स्टेम ऑलरेडी है, तुरंत पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो ग्रोइंग बहुत फास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। Plants do not capable of producing sexually can produce by this method। ऐसे पेड़ जो सेक्सुअली नहीं प्रोड्यूस कर सकते वो इस मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली, विच इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि बनाना है, जिनकी बीज नहीं है, बेसिकली जिनकी बीज है मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिनकी बीज नहीं है वो एसेक्सुअल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इज बनाना, सीडलेस बनानाज एंड ग्रेप्स। अंगूर और बनाना जिनमें बीज नहीं है उनको आप ऐसे उगा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये क्या है, एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन नहीं होगा, बहुत कम। और आपने पढ़ा है वेरिएशन क्यों चाहिए, ताकि वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें, इसलिए चाहिए। और अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो कुछ टाइम बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये एक ड्रॉबैक है वेजिटेटिव का। न्यू प्लांट ग्रो इन द सेम एरिया एज दैट फॉर द पेरेंट। जो नया पेड़ उग रहा है ना, उनके प्लांट के पार्ट से वो उसी एरिया में उगता है। जैसे अदरक की बात करें, अदरक नीचे नीचे से फैल रही है, अदरक से ही उग रही है, उसी एरिया में ग्रो कर रहे हैं। जिससे होता क्या है, जगह कम पड़ जाती है, कंपटीशन होता है, तो प्रॉपर ग्रोथ किसी की भी नहीं हो पाती है। तो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से द ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट गुड। ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और उससे जो फल या फूल सब्जी जो भी आनी होती है प्रोडक्टिविटी, वो भी अच्छी नहीं होती है। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज जैसे कि जगह का कंपटीशन, इतनी सी जगह है उसमें 5 पेड़ उग रहे हैं, किसको कितनी जगह दे दी जाए, रूट्स फैल नहीं पाते हैं। फिर उतनी सी मिट्टी, उसमें थोड़े से न्यूट्रिएंट्स हर, और वहाँ 5 पेड़ हैं, 5 को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो न्यूट्रिएंट की कंपटीशन हो जाती है। तो हर रिसोर्सेज के कंपटीशन बढ़ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ये हो गया इनका डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है और आज के सेशन में हमने डील किया अबाउट एसेक्सुअल मेथड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 of how do organism reproduce.